हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब डिटेक्टिव जो दूसरे डिटेक्टिव के साथ बात वगैरह कर रहा होता और दूर से जुनसियो भी उन सब लोगों को देख रहा होता और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं ये भी वहाँ से उठकर चला जाता है। अब वैसे ही एक आजिन के पास आता है और उससे बोलता है कि जैसे ही आप ठीक होती हैं आपने स्टेटमेंट देने के लिए स्टेशन आना है। ये बात सुनकर वो सबसे पहले चुईजियोंग का उनसे पूछती है कि उसका क्या बना, तो वो बताता है कि अभी भी उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया, पर वो बार बार यही कह रहा है कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया था, पर अभी कुछ पता नहीं है कि उसे सजा क्या मिलती और कितने टाइम के लिए मिलती है। पर आपके डैड के लिए हमें बुरा लगा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ वही वाला डिटेक्टिव कार में बैठते हुए दिखाया जाता है जो चुईजियोंग को बचाने के लिए बिक चुका था और उसे एक विटामिन का बॉक्स भी दे दिया जाता है एज अ रिश्वत, और वो बहुत मजे से उसे रख लेता है। ये सब कुछ ऊपर से खड़े होकर ये विंडो से देख रही होती है। जबकि हमें जुनसियो की मॉम दिखाए जाते हैं जो न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें न्यूज से पता लगता है कि बेक की डेथ हो चुकी है, जो अपनी बेटी से उसके घर पर मिलने के लिए गया था और वहाँ पर उसे मार दिया गया। और वो पहले भी एक दफा जेल में जा चुका है, 2016 में जेल से उस टाइम पर रिलीज हुआ था। अब ये फौरन से कॉल करने लगती है पर उसका नंबर बंद जा रहा होता है क्योंकि वो इस न्यूज पे यकीन ही नहीं कर पा रही होती कि बेक की डेथ हो चुकी है। जबकि हमें वही डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो आजिन के घर पर जाता और घर को जाकर अच्छे से देखने लग जाता है कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो चुईजियोंग को बचा पाए। और सच में उसे कैब के कुछ छोटे छोटे से पीसेस फ्लश किए हुए मिल जाते हैं। अब वो उन्हीं को ब्रश से पकड़ता और रख लेता है एज अ एविडेंस। अब इससे पहले आजिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती वो बाहर ही आते तो उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और वो अरेस्ट होते हुए भी बस जुनसियो को ही देख रहा होता जो इसे देख रहा था और ये उसकी तरफ ही तो आ रही थी। चुईजियोंग जिसको आकर बताया जाता है कि एक और एविडेंस वहाँ से मिल चुका है तो इसलिए तुम बच सकते हो, पर वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ चुका था और उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा होता है कि उसने शायद किसी को मार दिया। जबकि हमें हमारी सेकंड मेन लीड दिखाई जाती जिसका नेम रीना होता और वो एक एक्ट्रेस होते, इसलिए उसे बचाने के लिए एक झूठी कहानी सुनाने को उसके असिस्टेंट काम कर रही होती है। पर वो कहने लगती है कि डैशबोर्ड और सीसीटीवी कैमरे का क्या, वहाँ पर तो सारी वीडियो आ चुकी है ना कि मैंने क्या किया है। तो वो उसे समझाती है कि उस चीज को तुम छोड़ दो, वहाँ पर किसी ने भी तुम्हें ये करते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब तुमने नहीं किया, बस तुम मेरे साथ चलो, जैसा जैसा मैं बोलती जाऊंगी बस तुमने मेरे पीछे हाँ करते जाना है। ये कहकर उसको कार से बाहर निकाल दिया, पर उसने ड्रिंक की हुई थी इसलिए उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता। पर भी वो उसको पुलिस स्टेशन लेकर जा रही होती है और आजिन दिखाई जाती है जिसको पुलिस स्टेशन डायरेक्ट हॉस्पिटल से लेकर आ जाता है और वो भी चुप करके जा रही होती है उनके साथ। सबसे पहले उसकी चीजें लेकर उसे जेल की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और इधर रीना जिसकी स्टेटमेंट चल रही होती है और सारा का सारा इल्जाम उसके असिस्टेंट अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि मैं ही इस सारे काम के पीछे हूँ। तो वो उसे कहने लगता है कि अगर इस बात में थोड़ा सा भी झूठ हुआ तो तुम्हें पता है ना तुम्हें कितना चार्ज किया जाएगा। तो वह कहती है कि जी मुझे पता है। वैसे डिटेक्टिव को एक कॉल आती है जो चीफ की कॉल होती है और चीफ की कॉल सुनते साथ ही वो चुप कर जाता और रीना को भी पता होता है कि अब उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या मेरा ऑटोग्राफ लोगे, पर वो उसकी बात पर चुप करके उसे देख रहा होता है। अब रीना जैसे बाहर आती तो सभी उसके जो पुलिस स्टेशन के फैंस होते हैं वो खड़े होकर बस रीना को देखने का वेट कर रहे होते हैं और रीना उनसे हेलो करने के बाद जाने लगती है। अब रीना के असिस्टेंट जो उसके पीछे पीछे जा रही होती है पर वो वहाँ पर आजिन को भी देख लेती है और आजिन को देखने के बाद वहीं पर रुक जाती है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रही होती कि क्या ये वही लड़की है जिसको उन्होंने एक्ट्रेस बनने का बोला था। अब आजिन को भी उसके स्टेटमेंट सुनने के लिए ले जाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर पर ये कैब के पीसेस क्या कर रहे थे, तुमने तो बोला था कि तुमने ऐसी कोई कैब नहीं देखी। जब चुईजियोंग ने कहा कि उसने कैब वाले पर्सन को स्ट्राइकर समझकर मारा था, यहाँ तक कि वो आजिन के मैसेजेस वगैरह भी उसके सामने कर देते हैं कि तुमने अपने डैड को खुद अपने घर पर बुलाया था 8 बजे, पर फिर चुईजियोंग को ये बोला कि तुम्हारी कोई चीज घर पर रह गई और तुम वो लेने के लिए जा रही हो। जबकि चुईजियोंग ने उसको एक बार मारा था, बट हमें रिपोर्ट से ये पता लगा है कि उसके सर पर बार बार मारा गया ताकि वो अच्छे से मर जाए। अब ये सब बातें सुनकर वो चुप कर जाती है और बस आंखों में आंसू होते हैं। फिर इनके क्वेश्चंस को इग्नोर करके उनसे पानी का कहती है तो ये भी जल्दी से पानी का बोलकर अपने लिए कॉफी का भी कह देता है। वो लड़की से देखने लग जाती है कि कॉफी, तो कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ लेकर आओ, तो वो चुप करके लेने चली जाती है। जबकि इधर जुनसियो दिखाया जाता है जिसका बटलर उन्हें ये कह रहा होता है कि हम उनके लिए सजा कम करवा सकते हैं, अच्छा लॉयर लिखवा सकते हैं। पर वो कहता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। पर वो उससे पूछता है कि आपका प्लान क्या है, पर वो प्लान तो नहीं बताता बट ये कहता है कि इस बारे में ग्रैंडपा को ना पता चले। अब वो भी अपनी जुबान बंद कर लेता है कि ठीक है इस बारे में कोई बात ग्रैंडपा को नहीं पता चलेगी। अब ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये चुप करके उसे जाते हुए देख रहा होता है। और यहाँ आजिन जो चुप करके पानी भी पी लेती है पर अभी भी उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती क्योंकि यहाँ पर उसके आंसर्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते थे। अब बहुत ही ज्यादा मासूम सा फेस बना के कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं, क्या आप किसी लड़की को बुलवा दोगे। अब ये सुनकर वो फीमेल कांस्टेबल को लेने के लिए पहुंच जाता और उसे लेकर आता और वो अपने साथ उसे लेकर चली जाती है वॉशरूम की तरफ। जबकि बाहर आकर वो उसे कहती है कि क्या आपने मेरे मोबाइल को चेक किया, एक बार प्लीज मेरे मोबाइल को चेक कर लेना। अब उसकी बात से वो उसकी रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगती है और रिकॉर्डिंग से इस डिटेक्टिव के बारे में काफी बातें उसे पता लगती है और ये बस एक हेल्प वाला फेस बनाकर कैमरास की तरफ ही देख रही होती है। जबकि इधर वही डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो अपनी ड्रिंक वगैरह करके जैसे ही वापस जाने लगता है तो उस पर छापा पड़ जाता और
और उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने कोई ऐसा काम किया, किसी से पैसे या कोई चीज ली, तो वो कहता है कि मैंने आज तक अपने करियर में कोई ऐसा काम नहीं किया। अब उसकी कार की हर एक चीज चेक की जाती है, जहाँ से उन्हें विटामिन का बॉक्स भी मिल जाता है। तो वो दिखाते हुए कहते हैं कि देख लो, तुम्हारी रिश्वत की चीज तुम्हारे सामने है। पर जब वो ओपन करते हैं तो उसके अंदर तो विटामिन का कुछ भी नहीं होता, बल्कि और चीज होती है। और कहने लगता है कि ये मेरी मॉम ने मुझे बना कर दिया था, अब क्या मॉम से लेकर भी मैं कोई चीज ना रखूं। तो ये बात सुनकर वो चुप करके उसका बॉक्स से वापस कर देते हैं और यहीं पर उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई थी। उनके जाने के बाद कहने लगता है कि बाल बाल बच गया और दिखाया जाता है कि किस तरह उसने पहले से ही कुछ कन्वीनियंस स्टोर से इसी तरह की चीजें ले ली और उनको इस बॉक्स में रख दिया, जबकि अपने विटामिन की चीजें छुपा ली कहीं और। अब डिटेक्टिव फिर से इसके पास क्वेश्चनिंग के लिए पहुंचाता, कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे पकड़वा दोगी, देखो मैं बच गया, तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। जबकि हमें जुनसियो दिखाया जाता है जो अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना खा रहा होता है, बहुत मजे से खा रहा था, जबकि उसकी मॉम परेशान होती है। पर वो अपनी मॉम की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, पहले भी कुछ दिनों के लिए गया था और अभी भी मुझे जाना होगा। तो वो पूछने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बता कर तो जाओ। तो कहता है कि हर बात बताने वाली थोड़ी होती है, जहाँ भी जाऊँ बस मैंने बता दिया ना कि मैं कुछ दिन नहीं आऊंगा। और उसकी मॉम उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है बेग का मर्डर कर दिया गया है। ये बात सुनकर वो जरा भी हैरान नहीं होता, कहता है कि अच्छा। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें ये बात पता थी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता थी। तो कहती है कि हर टाइम तो तुम अर्जुन के साथ नहीं होते, उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते। तो कहता है कि नहीं, आपको ही ऐसा लगता है, मेरा अर्जुन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहकर तो उसने अपनी मॉम को ही चुप करवा दिया था। अब वही लड़की पुलिस स्टेशन में अर्जुन से मिलने के लिए आती है और उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम मेरी बात मान लेती हो। तो वह कहती है कि ऐसे तो तुम बेवजह हेल्प नहीं करोगे, बल्कि हमेशा आपको एहसानों का बदला चुकाना पड़ता है और मुझे पता है कि वो बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी हेल्प ले पाऊंगी। और उन्हें भी तो मेरे बारे में कुछ नहीं पता लग रहा ना, इसीलिए तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या करें। तो वो पूछती है कि तुम उनसे क्या बोल रही हो। तो वो बताती है कि मैं बस ये कहती हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ। तो वो उससे बोलती है कि तुम्हें हेल्प ले लेनी चाहिए, अगर ये बात प्रोसिक्यूटर आगे तक गई तो बहुत बुरा तुम फंस सकती हो, इससे पहले तुम्हें अपने आप को इससे छुड़वा लेना चाहिए। मुझे पता है कि अभी तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो तुम्हें टाइम देती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि डिटेक्टिव जो अभी भी इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने पर लगा होता और आजिन के कुलीग के पास ही पहुंच जाता और उससे जाकर पूछने लगता है कि आजिन के पीछे कोई स्ट्राइकर लगा हुआ था। तो वो बताता है कि हाँ लगा हुआ था और चुई जियोंग भी इसी चीज को लेकर परेशान था। मैंने एक दफा आजिन के पीछे उसको कन्वीनियंस स्टोर में भी देखा था और उसने कैप पहनी हुई थी। अब वो सेम वही बात बता रहा होता है जो चुई जियोंग ने भी बोली थी। यहाँ तक कि वो कन्वीनियंस स्टोर वाली फुटेज देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी उस पर्सन का फेस उन्हें ठीक से नहीं नजर आ रहा होता, बस कैप ही नजर आती है और इससे नहीं पता लगता कि वो स्ट्राइकर और आजिन के डैड सेम थे या डिफरेंट लोग थे। यहाँ आजिन तो जेल में होती है। जुनसियो भी पहुंच जाता और अपना बयान खुद रिकॉर्ड करवाने लगता है कि वो पर्सन आजिन को बहुत ही ज्यादा मारता था और उसी को मारने की वजह से मैं जेल में पहुंचा था। तो उससे पूछा जाता है कि जेल से निकलने के बाद तुम कहाँ पर गए थे। तो वो बताता है कि जेल से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट बेक सियोंग्यो से मिलने के लिए उसके मोटर गया था जहाँ पर वो रहता है, पर वो वहाँ पर मुझे नहीं मिला और उसके बाद मैं आजिन के घर की तरफ निकला और वहाँ पर जैसे वो मुझे मरी हुई हालत में मिला तो अच्छे से मारने के लिए मैंने भी उसे पकड़ कर बैट मारना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अच्छे से मर जाए और आजिन को आज के बाद कभी भी हाथ ना लगाए। अब उसकी बातों के बाद वो सबसे पहले मॉडल में पहुंचते हैं। वहाँ पर इसकी पिक दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये लड़का बेक से मिलने के लिए आया था। तो बताया जाता है कि हाँ आया तो था, पर उस टाइम पर बेक यहाँ पर नहीं था। तो उसे पूछा जाता है कि किस टाइम पर वो आया था, कोई टाइम याद है, पर उसे टाइम नहीं याद होता। कहता है कि जैसे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब उसने ये भी कहा था कि वो वहाँ पर उसे मारने के लिए ही गया था, यहाँ तक कि उसके लिए स्लीपिंग पिल्स भी लेकर गया था ताकि ड्रिंक में मिलाकर उसे मार सको, पर वो वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए मैं वहीं पर वो मेडिसिन छोड़ भी आया था, आप जाकर देख सकते हो। और उन्हें सच में वो वहाँ पर मिल भी गई थी। अब आजिन को छोड़ दिया गया था और उसे बताया जाता है कि जिसने उसको मारा था वो खुद आ गया और उसका नेम जुनसियो है। जुनसियो का नाम सुनकर तो ये वहीं पर चुप कर जाती है, उसे सच में नहीं पता था कि जुनसियो उस टाइम पर वहाँ पर था। अब हमें ये तो दिखाया गया था कि आजिन ने हिम्मत करके उठकर उस कैप को पकड़कर कट करके फ्लश तो कर दिया था, बट आगे नहीं दिखाया गया था कि उसने मारा था या नहीं मारा था। पर यहाँ पर असल में जुनसियो आ गया था। जुनसियो ने आकर देखा कि वो बिल्कुल बेहोश हुई है और उसके डैड अभी तक जिंदा है, इसलिए उसने सबसे पहले सोचा कि वो कैप देखे, क्योंकि उस टाइम पर स्ट्राइकर की कैप इसलिए उतार ली थी, तो वही कैप तो उसने अपने डैड को पहनाई होगी, इसलिए वो ढूंढते ढूंढते फ्लश तक गया और वहाँ पर जाकर उस कैप को निकालकर अपनी पॉकेट में रख लिया ताकि कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ ना बचे। और हर चीज वो खुद पर लेना चाहता था, इसलिए आते साथ सबसे पहले बेड पर से उसके निशान हटा देता। हर किसी के निशान हटाने के बाद उसे अच्छे से मारने लगता है ताकि वो मर जाए और फिर उसके मॉडल की तरफ जाता है। वहाँ पर जाकर वो मेडिसिन लेकर खरीद कर रख देता है। मींस उसने आजिन के लिए एक पर्सन को भी मार दिया था। अब इसी तरह प्लान के मुताबिक हर चीज हो गई थी, पर वैसे मोटर वाले पर्सन को याद आ जाते है कि उसी टाइम पर मेरी वॉच नीचे गिरी थी और वो बंद हो गई थी और अब उठाने पर उस पर 1 के बाद का टाइम होता है। मतलब वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके के बाद बता देता और 1 के बाद वाला टाइम तब बनता है जब बेक उससे पहले मर चुका था, मतलब वो मारने के बाद वहाँ पर गया था। वो यही बात आकर जुनसियो के सामने रखते हैं, पर जुनसियो बहुत
बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कहने लगता है कि आजिन ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया मैंने किया है। वो सारा का सारा इल्जाम खुद पर ले रहा होता है और आजिन को बेकसूर कह रहा होता है, यहाँ तक कि वो तो उस डिटेक्टिव को मारने लग जाता है। इसी वजह से उसे पकड़ कर ले जाया जाता है। अब आजिन जेल से बाहर तो आ चुकी थी, पर सबसे पहले उससे आकर वही लेडी मिलती है जो इंटरटेनमेंट एजेंसी की CEO होती है और वो उसे अभी भी यही कह रही होती है कि तुम मेरे साथ काम करो, पर मेरे काम में एक शर्त होगी, तुम्हें जुनसियों के साथ हर एक ताल्लुक को तोड़ना होगा। अगर तुम जुनसियों के साथ रहती हो तो तुम्हारा पास्ट उससे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। एक दफा अगर तुम फेमस हो गई तो लोग तुम्हारे पास में घुसने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा पास्ट ऐसा है जो तुम खुद भी नहीं सुनना चाहती, तो इसलिए तुम्हें जुनसियों को छोड़ना होगा। तो वो उसकी बात से कहती है कि पहले से ही मैंने सोच लिया था कि मैं जुनसियों को छोड़ दूंगी। अब इसी के साथ ही आजिन का जो रिकॉर्ड होता है वो भी एक लॉकर में रख लिया जाता है ताकि किसी के हाथ में उसका कोई रिकॉर्ड ना आए। और खुद आजिन पहले से ही जुनसियों के घर पर बैठी होती है क्योंकि उसे पता था कि जुनसियों को छोड़ दिया जाएगा। जैसे जुनसियों घर आता है तो इसे देखकर कहने लगता है कि तुमने अपने प्लान के थ्रू से काम करवाया ना, उसको तो समझने का मौका ही नहीं मिला होगा और तुम्हारी वजह से उसने उसको मार दिया। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, जाकर चुईजियोंग को ये बात बता दो, मैं उसका वो फेस देखना चाहती हूँ जिससे उसे पता लगेगा कि मैंने बस उसका यूज किया था। तो वो कहता है कि तुम्हें पता भी है जो तुमने कुछ किया है वो माफ करने के काबिल नहीं है। पर वो उसे कहती है कि तुम बस मेरे कामों से दूर रहो, मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रुक कर रहना चाहती, मेरी बचपन से लेकर कभी भी लाइफ अच्छी नहीं गुजरी। तो वो कहता है कि आगे क्या तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजर जाएगी, तुम अकेली होगी, तब तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि कुछ भी करूँ बस तुम ना आओ। पर वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे अपने साथ रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं हर तुम्हारी पनिशमेंट को अपने ऊपर साथ में लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कहीं पर भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ कैसे गुजरी, अगर तुम मेरी लाइफ गुजार पाते तो तुम्हें पता होता। मैं अपनी लाइफ के उस मकाम तक जाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी मेरे बराबर या मेरे सामने आकर खड़े होने के काबिल ना हो, इसलिए जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। तो वह कहता है कि फिर तुम क्या चाहती हो। तो कहती है कि ये मेरा लास्ट गुड बाय था, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। वो काफी उसको रोकता है पर वो रुकने का नाम ही नहीं जब लेते, तो ये भी चुप करके बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। अब इसकी एक्टिंग वाली लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी, एक्ट्रेस बन चुकी थी और एक्टिंग की दुनिया में आने के बाद हर जगह पर बस इसके पोस्टर और पिक्स और वीडियोस होती हैं, जबकि हमें चुईजियोंग दिखाया जाता है जो जेल में अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट 13 नवंबर को आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।